सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। आज 1 रुपए वाली सियासत की बात होगी। 1 रुपए वाली सियासत, भला ये क्या बात है, आप यही सोच रहे होंगे। आपको बताएं कि राज्य के हेमंत सरकार के एक फैसले ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, जहां इस निर्णय से राजस्व उगाही में बढ़ोतरी तय है। निर्णय क्या है? निर्णय यही है कि महिलाओं के लिए झारखंड में 1 रुपए की जमीन रजिस्ट्री अब बंद हो जाएगा। तो बीजेपी इस फैसले को महिला सशक्तिकरण के खिलाफ बता रही है। सबसे पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से इस पर हो रही सियासत को समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजनीति में लाख टके का सवाल 1 रुपए पर आकर अटक गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये लाख टके का सवाल क्या है और 1 रुपए का ये माजरा क्या है। तो जनाब, एक तरफ आधी आबादी के नाम पर राजनीति का झकझूमर है, तो दूसरी तरफ खाली खजाने को भरने के लिए 1 रुपए का मोह त्याग। महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर पिछले 3 साल में 1296 करोड़ चूना राज्य के खजाने को लगा। राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार विपक्ष की राजनीति के बजाय हर वर्ग के विकास की ओर इशारा कर रही है। जो महिलाएं सड़क पर चल रही हैं, उनके बारे में इनकी चिंता नहीं है क्या? आज क्या राज्य को संसाधनों की आवश्यकता नहीं है? आज इस संक्रमण में आज सबको मिलजुल करके चलना है। आज जिस तरीके से राज्य की आर्थिक स्थिति हमारे आरोप लगाने वाले साथियों ने कर रखा है, आज कितना कठिन हो रहा है राज्य के संसाधनों को लेकर कितनी चिंताएं हैं, वो तो इन्हें अब कोई लेना देना नहीं है। विशुद्ध रूप से इनको अपना राजनीति रोटी सेकने की जुगत और कवायद में लगे हैं। कभी कभी मैंने पहले भी कहा है कि कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि राज्य हित में कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये निर्णय जिस पर भाजपा के लोग जिस पर सवाल उठा रहे हैं, ये अपने जो 5 साल तक इन्होंने, 5 साल नहीं कह, मैं कह रहा हूं कि 16 साल तक जिस तरह से इन्होंने राज्य का दोहन किया है और जनता को एक लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 10 लाख रुपए की जमीन जो ले सकते हैं, आज जिस विपरीत परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, अगर 10 लाख रुपए की जमीन का में थोड़ा सा अगर राज्य सरकार को उसमें से उसका एक अंश अगर मिलता है, तो इसमें कौन सी खराबी है? साल 2017 में जब तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण का हवाला देते नई योजना की शुरुआत की थी, तब भी आर्थिक मामलों के जानकारों ने सवाल उठाया था। आज जब हेमंत सोरेन सरकार पूर्व के आदेश को वापस ले चुकी है, तब ये सवाल उठ रहे हैं कि 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति में 1 रुपए की रजिस्ट्री का लाभ आखिर किसको मिला। कितने ऐसे गरीब परिवार की महिलाएं हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया, और क्या 50 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित करने वालों को रजिस्ट्री शुल्क माफ करना चाहिए? निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, और कोरोना से लड़ना है तो ऐसे पैसे जो इस तरह से पैसे की लूट हो रही थी, उसको रोकते हुए हम लोग दूसरी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। विभिन्न तरह के योजनाएं ला करके जो बाहर से प्रवासी महिला मजदूर आ रही हैं, उन लोगों के लिए काम करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम सरकार में हैं, हम राज्य की चिंता करने वाले लोग हैं, राज्य की महिलाओं मजदूरों की चिंता करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी बयान में बनी रहना चाहती है, तो इसलिए वो बयान देने के लिए स्वतंत्र है। झारखंड बीजेपी का हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाना शायद मजबूरी भी है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये अहम चुनावी मुद्दा था। बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण का नारा देते हुए करीब 1,90,000 महिलाओं को इस योजना से लाभ मिलने का दावा किया था। वर्तमान में बीजेपी के विधायक भी इस बात को मजबूती के साथ रख रहे हैं कि राजस्व संग्रह के लिए राज्य सरकार के सामने और भी कई रास्ते थे। करते हैं आप किसान का, बात करते हैं आप मजदूर का। सबसे बड़ा दिक्कत तो यह है कि सारे पैसे केंद्र सरकार दे रही है, और ये
उसको भी ठीक ढंग से लागू नहीं करा पा रही है सरकार। चाहे वो अनाज हो, चाहे वो गैस हो, चाहे जनधन योजना में पैसे हो, सारी चीजें तो केंद्र सरकार कर रही है। रेल से जो मजदूर आ रहे हैं 85% राशि वो दे रही है। तो सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही है भैया? हाँ, एक काम कर रही है, खाली बयान दे रही है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में आर्थिक मोर्चे पर हर राज्य सरकार खुद को मजबूत करने में लगी है। ये सच है कि इस योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को फायदा पहुंचा, पर क्या पिछली सरकार ये नहीं जानती कि इस भीड़ में संपन्न परिवार की महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी और राज्य सरकार को 1296 करोड़ का शुद्ध घाटा इस एकमात्र योजना से हुआ। रांची से कैमरामैन अभय के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो 1 रुपए में महिलाओं की रजिस्ट्री अब झारखंड में बंद हो गई है। सरकार ने इसके पीछे का कारण ये दिया कि राजकोषीय घाटा जो था वो बहुत ज्यादा हो रहा था और बहुत ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा भी नहीं मिल रहा था। अभी जिस तरीके से हमने सुने 4 बयान हमने सुने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हमने सुनाया, आंकड़ों की जुबानी उन्होंने कहा कि भाई 1296 जो करोड़ है इसका घाटा राजकोष को पड़ रहा था। और वहीं सीपी सिंह कह रहे थे कि भाई सारे पैसे जो हैं वो तो केंद्र की तरफ से आ रहे हैं योजनाओं को चलाने के लिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो चाहे कोई और योजना हो, जितनी भी जो जनता के लिए योजना है। तो फिर आखिर राज्य सरकार कर क्या रही है? ट्रेनों का किराया 85% केंद्र दे रहा है, तो आखिर राज्य सरकार कर क्या रही है? तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जमशेदपुर से अन्नी अमृता जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं, जेएमएम से हमारे साथ विनोद पांडे सब जुड़े हुए हैं और साथ ही बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अन्नी अमृता का रुख करता हूं, चूंकि अन्नी आप एक महिला है, महिलाओं के लिए 1 रुपए की रजिस्ट्री बंद हो गई है। एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है? सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं, क्या यह महिला सशक्तिकरण का हमला है, राजकोषीय घाटे से उबरने की एक विधि है? आखिर किस नजरिए से इसको देखने की हम कोशिश करें अन्नी? सशक्तिकरण पर हमला नहीं कह सकते क्योंकि महिला सशक्तिकरण के कई आयाम होते हैं। उसमें एक आयाम ये भी है कि जो महिला अच्छे घर को भी बिलोंग करती है लेकिन उसको कई बार आर्थिक आजादी नहीं मिलती है तो उसको आपने आर्थिक आजादी एक दे दी, तो ये भी एक आयाम होता है। लेकिन हमको देखना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। अगर हम देश और समाज की बात करेंगे तो थोड़े जो है उसको वृहत स्तर पे देखना होता है। एक पत्रकार के रूप में हमने रजिस्ट्री ऑफिस में अंतिम कवरेज जो इस मुद्दे पर की थी कि जब लोगों को ये लगा था, एक र्यूमर उड़ गया था उसी वक्त जो आज सही साबित हुआ कि 1 रुपए की रजिस्ट्री बंद होने वाली है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते अभिषेक उस दिन कितनी भीड़ हो गई। हम लोगों ने कवरेज किया तो कई ऐसी महिलाएं मिली जिनका वास्तव में सशक्तिकरण हुआ, क्योंकि बावजूद इसके कि वो अच्छे घर को बिलोंग करती थी, कुछ ऐसे हालात थे कि उनको वो हासिल नहीं हो पा रहा था और इसी बहाने पुरुषों ने एक मौका दिया कि चलो आपके नाम से ये है 1 रुपया में रजिस्ट्री हो रही है, चलिए आप मेरे नाम से कोई संपत्ति है, हमारे भी कुछ आजादी है। तो इस अर्थ में ये बहुत अच्छा था। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वहाँ हम सिर्फ इस पक्ष को नहीं देख सकते। हमें ये देखना होगा कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास अच्छे पैसे हैं कि वो 50 लाख की संपत्ति खरीद सके, तो उनसे तो यही कोशिश होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा राजस्व ले सके, क्योंकि गरीबों को भी देखना है और कई सारे मुद्दे हैं, गरीब लड़कियां हैं, गरीब महिलाएं, उनको भी देखना है। तो ये जरूर है कि इससे महिलाओं को बड़ी खुशी थी, उनको लगता था कि उनको आर्थिक आजादी मिल रही है। कई महिलाएं हमें ऐसी मिली तो कि जिनको लगता था कि उनको अभी तक उनके नाम से कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन इसी बहाने जब ये 1 रुपए की रजिस्ट्री शुरू हुई तो कई पुरुषों ने ये करना शुरू किया। तो ये एक अच्छा कदम था। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर स्थिति विपरीत है राज्य में और आपका जो है खजाना खाली है, तो आप ऐसा फैसला कर सकते हैं। इसका भी अपना एक पहलू है, इसके भी अपने तर्क हैं। तो हम एकदम से खारिज नहीं कर सकते हैं किसी चीज को, ये तो एक चर्चा का विषय है। और अगर विल पावर ये है, इच्छा शक्ति की नहीं, महिलाओं को इस तरह से मजबूत करना ही है, तो दूसरे स्रोतों से फिर आप राजस्व उगाही करें जहां देखें कि आप ज्यादा ले सकते हैं। तो ये तो अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकर सरकार को करना है। और अगर इस सरकार ने कुछ ऐसा फैसला किया है तो उसने अपना एक स्टैंड लिया है। पिछली सरकार ने एक स्टैंड लिया था, हालांकि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कारगर हुई थी, महिलाओं को अच्छी लगी थी वो चीज। चलिए, तो ये एक लंबे बहस का विषय है। बिल्कुल बहस का विषय है, इसी बहस को हम आगे बढ़ाते हैं। नवीन जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन जी, कैसे देखें इस फैसले को? देखिए, पूर्व की जो सरकार रघुवर दास जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, उस समय 1 रुपया पे मैक्सिमम 50 लाख रुपया तक की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर मुफ्त करने की योजना बनी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आज ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ समाज में हम लोग बोलते हैं कि महिलाओं को आधी आबादी आधी हिस्सेदारी, और अगर
हम लोग उनके लिए अगर 1 रुपया में रजिस्ट्री कर रहे थे, आप देखेंगे कि लगभग 1,96,696 लोगों को, महिलाओं को रजिस्ट्री इसमें हुई है। और महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री होना अपने आप में स्वावलंबी महिलाओं को बनाता है। इससे कई तरह की परेशानियों को, कोई भी समाज में परिवर्तन जब होता है, और एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज महिला घर की मालकिन बन रही थी, संपत्ति की मालकिन बन रही थी, उनको भी अपने घर में सम्मान मिल रहा था। और कभी कभी ये भी देखने को मिला कि जब छोटी मोटी बातों से कोई तू मैं हो जाती थी परिवार में, और महिला अगर उनके नाम पर प्रॉपर्टी रहता था, तो वैसे में महिलाओं का मान सम्मान आदर किया जाता था। दहेज प्रथा पर जो लोग झूठे केस करते थे। भाषण की बात नहीं, लेकिन मैं एक बड़ा सधा हुआ सा सवाल, सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपने रजिस्ट्री करवाया कभी? मैंने तो करवाया, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी अभिषेक, रजिस्ट्री अगर करवाया होगा आपने, तो इसमें तो कॉमन सी बात है, आधार कार्ड वगैरह जिस महिला के नाम से हो रहा है वो लगता होगा, ये भी पता होगा आपको। जी, एक महिला को एक बार ये मौका मिलता था। नहीं बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं था कि मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो कहीं और अरे नवीन साहब, मैं वो कहीं नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि एक महिला का आधार कार्ड लगता है, यानी जिस महिला ने रजिस्ट्री करवाया उसके आय का सारा आपके पास विवरण पहुंच जाता होगा। अगर सरकार चाहे तो ये कैलकुलेट करवा सकती थी कि कितनी बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाओं ने इस योजना का फायदा उठाया। क्या सरकार के पास, पिछली सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा था कि कितनी, ये जो आपने 1,96,000 का आंकड़ा बताया, इसमें बीपीएल महिलाएं कितनी थी? देखिए, बीपीएल और एपीएल की बात नहीं है, महिला सशक्तिकरण की बात है। आज महिलाओं को पूर्व की सरकार ने जो सम्मान देने का काम किया, और केवल 50 लाख की संपत्ति की बात नहीं हो, अगर 5 लाख की भी प्रॉपर्टी कोई महिला के नाम पर रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें भी 1 रुपया में रजिस्ट्री होती थी। ये मैक्सिमम लिमिट था 50 लाख रुपया। आज ही हमारे क्षेत्र लटमा से गीता तिर्की एक महिला ने हमें फोन किया कि भैया हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं और उनके हस्बैंड रेलवे में एम्प्लॉय हैं। एक प्लान करके फ्लैट का रजिस्ट्री कराने के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, परमिशन के लिए डाला था, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के चलते उनको अब लगभग 2-3 लाख रुपया का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। तो ये बीपीएल और एपीएल की बात नहीं है, हर आदमी को सरकार मदद पहुंचाती है। कोई बीपीएल हो या एपीएल की बात नहीं है, सरकार मध्यवर्गीय को भी पहुंचाती है, सरकार किसानों को भी पहुंचाती है। सरकार ये कहती कि मैं इसके अलावा अतिरिक्त ये सुविधा मैं बीपीएल के लिए और सुविधा ये दूंगा। आज देखिए, प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना था, 5,000 रुपया प्रति एकड़, 25,000 रुपया किसानों के खाता में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जा रहा था। सरकार ने उसे हटा देने का काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पूर्व की जो सरकार की अच्छी योजना है उसे अच्छी योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। और नहीं तो अच्छी योजना कैसे, अच्छी योजना कौन तय करेगा? अच्छी योजना तय कौन करेगा? चलिए, हमारे साथ विनोद पांडे साहब जुड़े हुए। विनोद पांडे साहब, नवीन जायसवाल ने क्या बोला आपने सुना, अब आपका पक्ष क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। नहीं देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि जब ये सरकार बनी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में, तो आपने देखा होगा कि विरासत में इस राज्य का खजाना खाली मिला हम लोगों को। और सिर्फ खजाना ही खाली नहीं मिला, सरकार के बने हुए कुछ दिन हुए तो पूरे देश में, झारखंड सहित पूरे देश में और पूरे विश्व में कोरोना महामारी जो आज पूरे लोग उससे प्रभावित हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, ये कठोर निर्णय जरूर हैं, लेकिन इसके पीछे जो सरकार की मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है उन संसाधनों से सरकार जूझ रही है। और उस योजना की जो लाभ जो बता रहे हैं माननीय विधायक से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ये मालूम है कि सरकार के खजाने में कितने पैसे थे? सरकार को क्यों श्वेत पत्र जारी करना पड़ा? सरकार आज जूझ रही है सीमित संसाधनों से, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या सहयोग मिला?
और लगातार सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध भी करते रही है कि हमको आर्थिक सहयोग की जरूरत है, आप हमें आर्थिक सहयोग करें। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री के द्वारा बार बार घोषणा करने के बाद भी सरकार को जो हासिल हुआ वो पूरा राज्य जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि उन सीमित संसाधनों में भी झारखंड की सरकार ने जिस तरह का काम करने का काम किया है वो एक मिसाल के रूप में लोगों के सामने आया है। और इसी के चलते इस तरह के जो कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं उसका मतलब स्पष्ट है कि हम इस निर्णय से इस राज्य के लोगों का भला करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में भी मामूली वृद्धि की गई, उसमें भी मैंने देखा था कि नवीन जायसवाल जी ने उसमें विरोध जताया था। लेकिन केंद्र सरकार ने 13 रुपये और 10 रुपये जब मूल्य वृद्धि की सिर्फ एक दिन पहले, तो उसमें इनका वक्तव्य नहीं आया। तो केंद्र सरकार जो निर्णय ले रही है वो देश हित में है, और राज्य सरकार जो निर्णय ले रही है वो राज्य के लोगों के खिलाफ है। ये माननीय विधायक जी का वक्तव्य है। तो आप इसी से समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा राजनीतिक चरित्र है वो सामने आ रहा है। चलिए राजीव जी। हाँ नवीन जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी भी बैठे हैं, एक बार उनका पक्ष ले लेते हैं, फिर दोनों का जवाब एक साथ आपसे ही ले लेंगे। राजीव जी। देखिए, निश्चित रूप से आज महिला सशक्तिकरण की चर्चा हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा अन्नी अमृता जी ने कि महिला सशक्तिकरण के कई आयाम होते हैं। और जब देश पूरा जो इस महामारी के संकट से जूझ रहा है और पिछली जो इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी जी के रघुवर जी के नेतृत्व में, कई ऐसे आयोजन हुए। और जो बिल्कुल ठीक कहा विनोद जी ने कि विरासत में हम लोगों को खाली खजाना मिला। और आज चर्चा हो रही थी, मैं तो आपका पूरा रिपोर्ट देख रहा था, तो सीपी सिंह जी ने तो ऐसा गुणगान कर दिया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सीपी जी सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जीएसटी का जो राजस्व का जो राज्य का हिस्सा है वो रिलीज कर दिया गया क्या? जो वो बैठ के वक्तव्य दे रहे हैं वो मिला क्या अभी? मैं तो चुनौती देता हूं। तो सीमित संसाधन में आज जिस संकट से जूझ रहा है राज्य, तो जीवन हमेशा इंद्रधनुष के सहारे नहीं जिया जाता है। कई बार कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, और जब चर्चा निकलेगी तो वो दूर तलक जाएगी। और जिन लोगों के जो सूची दिखाई दे रहा है, अभी सरकार के सामने पूरी चीजें आईने की तरह साफ है, और पूरे विस्तार से उस पर चर्चा करके ही कोई निर्णय लिया गया है। और निश्चित रूप से आज महिला सशक्तिकरण की हम चर्चा कर रहे हैं, 5 लाख भी है, 50 लाख भी है। तो जब लाखों रुपए की आप जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं, थोड़ा सा शेष आज इस महामारी काल में भी हमको कई आयाम, अभी पूरा जो लॉकडाउन का पीरियड है, जो अनप्लान्ड लॉकडाउन आया देश के सामने मजबूरी में, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था, तो राजस्व पूरी तरह से शून्य की ओर चला गया। तो कई ऐसे काम हैं जिसको करने के लिए बार बार, अभी जो हाल में जो वातावरण का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर चीज में मीन मेख निकालने का काम कर रही है, तो उनको हर चीज में ऐब दिखता है कि सरकार ये नहीं कर रही है। तो सरकार के पास जो संसाधन है, बेहतर तरीके से हम राजस्व कहां से निकाल सकते हैं, इसके प्रबंधन में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। और झारखंड एक गरीब राज्य है जिसकी आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है। लेकिन कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला जी, ये तो जांच का विषय है, और जांच होगी कि भाई आपने किन किन लोगों को इसका लाभ दिलवाया। कई ऐसे लोग हैं, किस आदिवासी को इसका लाभ मिला, किस मूलवासी को इसका लाभ मिला, कितने लोग जो हैं उनकी आय सीमा क्या थी। जांच होगी तो यह भी सामने आएगा कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी को भी इसका इनका निश्चित रूप से मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, मैं बता रहा हूं कोरोना काल में मैं राजनीति नहीं करना चाहता। लेकिन आज जो वातावरण का निर्माण हो रहा है कि हर बात में राजनीति। जी चलिए, इसी का जवाब नवीन जी, अब आप जवाब देना चाह रहे थे विनोद जी और राजीव जी के दोनों के सवालों का जवाब आपसे ही ले लेते हैं। विनोद भैया और राजीव जी ने कहा कि झारखंड में विरासत में गोद में गरीबी मिला। मैं कहना चाहूंगा कि जब झारखंड प्रदेश का हर साल
झारखंड विधानसभा में बजट पास होता है। और बजट का मतलब ही है कि एक तरफ रेवेन्यू कलेक्ट करना है, एक तरफ खर्च करना है। 85,000 करोड़ का बजट झारखंड प्रदेश का है इस वित्तीय वर्ष 2021 में, और इसका 1% लगभग ये 1296 करोड़ रुपया का जो आपने बात को रखा, बात यहां पैसे की नहीं है, बात सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करके नई नई स्कीम लाके अपना इनकम को बढ़ाना चाहिए। और अभी के परिणाम में, अभी के समय में हम लोग सभी जानते हैं कि देश नवीन जी कोरोना बिल्कुल महामारी से जूझ रहा है। यही आपका जवाब, यही आपका जवाब, यही जवाब यही जवाब क्या केंद्र सरकार पर लागू होता है? केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का डीए काट देती है, एक दिन की सैलरी ले लेती है, क्या वो नई योजना ला करके और राजस्व नहीं जुटा सकती थी? देखिए, राजस्व जुटाने की जो बात है या डीए की कटौती की बात है, आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों को अपने खर्च को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक ये ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिससे महिलाओं को सम्मान मिलता था, जिससे महिला अपने सशक्त होती थी, इस तरह की, अब आप बोलेंगे कि किसान मुख्यमंत्री आशीर्वाद किसान के लिए जो योजना था 5,000 रुपया प्रति एकड़ का, आप उसको हटा दिए। आपने किसानों के लिए क्या लाया? अभी महामारी के समय में किसान किस बदहाली में है? किसान अपना खेत में सब्जी के ऊपर ट्रैक्टर चला रहा है, बाजार नहीं है। आज किसानों के लिए राज्य सरकार ने क्या मुहैया कराया? कई राज्य हैं। अभी आप कर्नाटका का 2 दिन पहले मैं देख रहा था, वहां पर ऑटो चालकों को 5-5 हजार रुपया टैक्सी और ऑटो चालकों को राज्य सरकार ने दिया, 2-2 हजार रुपया वहां पर जो बार्बर काम करते थे, नाई का काम करते थे, उनको दिया। आज सड़क कोई नहीं मांग रहा है, आज नाली कोई नहीं मांग रहा है, आज अपना जीवन यापन के लिए सरकार मैं आपसे आज फिर मैंने परसों भी यही सवाल बीजेपी से किया था, आज फिर यही सवाल कर रहा हूं। मैं एक मध्यम वर्गीय आदमी हूं, मुझे सरकार ने क्या दिया, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। 20 लाख करोड़ में मैं एक मध्यम वर्गीय आदमी हूं, ना मेरे जनधन अकाउंट में पैसे आते हैं। अगर मैं 50 दिन ऑफिस नहीं जाता तो मुझे सैलरी भी नहीं मिलती, तो उसके बाद मैं कैसे रहूंगा? एक मध्यम वर्गीय परिवार को केंद्र सरकार ने क्या दिया, मुझे इसका जवाब आप दे दीजिए। आज आप न्यूज 11 में काम करते हैं, तो केंद्र सरकार की मेहरबानी थोड़ी है। पीएफ आज जो आपके एम्प्लॉय दे रहे हैं और एम्प्लॉयर दे रहे हैं, दोनों का केंद्र सरकार भरने का काम करेगी। ये कल का खाना मेरा पीएफ से नहीं आएगा। देखिए छोटी छोटी चीजों से ही कड़ी बड़ी होती है। बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं कि छोटी छोटी चीजों से ही कड़ी बड़ी होती है। नवीन जी, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये बताएं कि राज्य सरकार, मैं ये कह रहा हूं कि सुन लीजिए, मैं एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ये जो 1 रुपए की योजना है, 1 रुपए की महिला की रजिस्ट्री की योजना है, मैं खुद बोल रहा हूं कि मैंने भी इसका फायदा उठाया। मैं खुद कह रहा हूं, मेरी पत्नी रेलवे में, आप रेलवे की बात कर रहे हैं, मेरी पत्नी रेलवे में, हमने जमीन ली और हमने फायदा उठाया। हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा हुआ, निश्चित रूप से हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो 50 लाख तक की संपत्ति खरीदता है, अब आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं मध्यम वर्गीय हूं, मुझे क्या फायदा मिलेगा। जब मध्यम वर्गीय को यह फायदा मिल रहा था तो आप उसको हटा दे रहे हैं। दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय से आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर खोज रहे हैं, तो डायरेक्टली नहीं। आज मैं ये कह रहा हूं क्या मध्यम वर्गीय परिवार घर नहीं खरीदता? मेरी ईएमआई को केंद्र सरकार की तरफ से क्या फायदा मिलेगा, मुझे बता दीजिए। अगर मुझे 2 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, केंद्र सरकार ने क्या 20 लाख करोड़ में मेरे खाने का इंतजाम किया है, मुझे यह बता दीजिए। देखिए, एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट, चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे मिडिल स्केल हो, हर सेक्टर को केंद्र सरकार ने टच करने का काम किया है। अगर आपका व्यापार नहीं चलेगा, अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा, अगर आपका चैनल नहीं चलेगा, तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए आज के समय में लॉकडाउन में मैं चैनल आ ही नहीं पाया। मैं यही तो आपसे, मैं सच से सामना करवा रहा हूं आपका कि लॉकडाउन में 50 दिन में चैनल नहीं आ पाया। 51 दिन, उन 50 दिनों में 30 दिन तो मेरा घर चल गया। पहले की सैलरी थी, लेकिन बाकी के 20 दिन का क्या?
अभिषेक जी, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि जो लोग काम करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि जो लोग जिस संस्था में काम करते हैं वो संस्था के मालिक का कर्तव्य है कि वे उन्हें ना निकालें। मालिक कहां से देंगे? उनको जो लॉकडाउन की भी तो एक सीमित सीमा होती है, मालिक भी कहां से देंगे? देखिए, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड महामारी नहीं है, ये बहुत बड़ी आपदा है और इसमें सभी लोग को, सभी पार्टी, सभी दल को मिल के काम करना है। तो ये बात एक रुपये रजिस्ट्री की बात हम लोग जिस टॉपिक पर है, चर्चा ही तो इसी की हो रही है। चर्चा ही तो इसी की हो रही है कि भाई अगर राज्य सरकार को लगा कि इस योजना को हटा देना चाहिए, इससे राजकोषीय घाटा कम होगा, तो राज्य सरकार ने हटा दिया। ये राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है, इस पर सियासत की बात कहां आ रही है? चलिए राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार उंगली उठा रहे हैं जी। राज्य सरकार को हटा, किसान आशीर्वाद योजना को राज्य सरकार का लगा, उसको भी हटा दिया गया। अब इसमें क्या प्रतिक्रिया है राकेश जी का? आज जो 20 लाख करोड़ की योजना लेकर के जो ऋण वितरण शिविर लगाने का जो निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने महामारी के इस संकट में, इनको कर्नाटक का ऑटो ड्राइवर को दिया हुआ रुपया नजर आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब इस बात की चर्चा की कि न्याय योजना लागू कर दे सरकार, 7200 रुपया डाल दे, 7500 रुपया डाल दे किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए, तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें राजनीति नजर आ रही है। भाई नाम का ही मामला है ना, नाम आप कुछ भी रख लीजिए, तो आप उसमें चर्चा नहीं करना चाहते, यानी चित भी मेरा, पट भी मेरा और सिक्का मेरे बाप का, ये तो चलने वाला नहीं है। आप बात कर रहे हैं किसानों की। किसान आशीर्वाद योजना किसानों के लिए 6-6 हजार रुपया सभी के अकाउंट में आया है, आपको शायद जानकारी नहीं है। नहीं, हमको खूब जानकारी है। मैं इस 5,000 रुपया ये 20 लाख करोड़ की योजना का जो पैकेजिंग जो करके, रीपैकेजिंग करके जो 3 दिनों से लगातार प्रेस वार्ता का जो सिलसिला सा जो चल पड़ा है, पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है मान्यवर कि आप जो झारखंड के किसानों की चिंता कर रहे हैं, ऐसे कई किसानों के खातों में इस 20 लाख करोड़ में वो हिस्सेदारी मिली है। किसानों के और दूसरा मेरा सवाल होगा आपसे कि आप लोगों ने झारखंड को जीएसटी का जो अंशदान होता है, जो राज्य का हिस्सा होता है, उसको दिलवाने के लिए कई बार केंद्र को आपने दबाव डाला, कितने बार आप लोगों ने पत्र लिखा? क्या उसके लिए आप लोगों ने कोरोना काल में जो आप लोगों का उपवास और जो कार्यक्रम चल रहा था, शायद किया होता तो राज्य की जनता के लिए इस महामारी काल में हम लोगों के पास कोई संसाधन, हम तो चाहते हैं, हम तो इस कोरोना काल में कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देश में संघीय शासन व्यवस्था है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कुछ मिलेगा वो सिस्टम होता है, राज्य सरकार उसको जमीन पर उतारती है। तो भाई साहब, यदि आपकी भी इच्छा वही है कि इस राज्य के लोग समृद्धशाली हो, यहाँ के लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, तो आप उसमें सहयोग कीजिए ना, राजनीति तो ना कीजिए। जाहिर सी बात है। चले विनोद जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विनोद जी, नवीन जी आ रहा हूं मैं आपके पास, नवीन जी आऊंगा। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से चुप बैठे हुए। विनोद जी बोलिए। अभिषेक जी, मैं माननीय विधायक जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा कि जितनी चिंता उनको राज्य की है, राज्य के लोगों की है, 1 रुपया की जो रजिस्ट्री बंद हुई है उसकी चिंता है, तो उनको एक चिंता और करनी चाहिए। अभी राजीव जी ने भी ये सवाल उठाया कि जो हमारा हिस्सेदारी है केंद्र के पास, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे कोल कंपनियों पे हमारा बकाया का मामला हो, पीएसयू के ऊपर में बकाया का मामला हो, अगर ये सारे पैसे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। 14 में 12 सांसद इस राज्य से जाते हैं। इस राज्य में 14 सांसद है, 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन किसी सांसद ने आवाज नहीं उठाई और न किसी विधायक ने। अभी मैं सीपी सिंह जी की भी बात सुन रहा था, उन्होंने तो ऐसा बखान किया कि सारा राज्य का काम काज केंद्र सरकार ही चला रही है। 85% की बात जो रेलवे का किराया देने की बात कर रहे हैं, शायद उनको मालूम नहीं है कि रेलवे का जो घाटा हो रहा है उसको केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी बताती है।
ये स्थिति है। झूठ बोलने का भी एक सीमा होता है, कम से कम इसको तो आप लोग को इससे परहेज करना चाहिए और सच्चाई को जान करके और उसके बाद तथ्य को सामने रखिए आप। विनोद जी, और मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक जी से कि जो बकाया पैसा है उसको लाने के दिशा में आप काम करें, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से आपकी चिंता दूर हो जाएगी। इसका जवाब मनीष, नवीन जी मैं आपके पास आऊंगा, माफ कीजिएगा नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा, इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और स्वागत तो है, 1 रुपए की रजिस्ट्री झारखंड में बंद भी है, उस पर सियासत भी है, पर मुझे एक तस्वीर याद आती है। तस्वीर यह याद आती है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था और ठीक दिल्ली एयरपोर्ट के एग्जिट पॉइंट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का एक बड़ा सा कटआउट लगा हुआ था। कटआउट के बगल में 1 रुपए का एक सिक्का भी था। अब इस योजना का प्रचार दिल्ली में था। दिल्ली में इस योजना के प्रचार के मायने क्या हो, या तो रघुवर दास जी जानेंगे या अब बीजेपी के जो विधायक साहब हैं वो जानेंगे, पर इसके मायने हम समझने की कोशिश भी करेंगे। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा में वापस चलते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, विनोद पांडे जी हैं, धनबाद से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे साथ नवीन जायसवाल साहब हैं। नवीन जायसवाल साहब कुछ जवाब देना चाहते थे, बोले नवीन सर। अभिषेक जी, विनोद जी ने और राजीव जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से कहा कि जो केंद्र सरकार में बकाया पैसा है जीएसटी का वो आएगा तब हम कोई योजना या गरीबों के उत्थान के लिए काम करेंगे। ये सुन के थोड़ा दुख और तकलीफ होती है कि आज पूर्व में 5 साल जो सरकार चली, क्या वो हमेशा केंद्र के ऊपर आश्रित रहा? झारखंड में अपना कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, अपनी कोई आमदनी नहीं है। ये सुन के तकलीफ, आज के समय में ऐसी बात करना मुझे लगता है ये बहुत बेईमानी जैसा प्रतीत होता है। आज सरकार किसानों की जो आशीर्वाद योजना है उसको वापस ले रही है, महिलाओं के 1 रुपया रजिस्ट्री पर जो 50 लाख की संपत्ति को लेना वो वापस कर रही है। लेकिन ये बताए तो कांग्रेस के हमारे राजीव जी हैं, विनोद जी हैं, ये बताए कि 5 महीने में गरीबों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की, किस किसान के लिए क्या योजना लाए, मजदूर के लिए क्या लाए, हमारे रिक्शा चालक के लिए क्या लाए, हमारे जो दिहाड़ी मजदूर है उनके लिए क्या लाए। आज बहुत सारी जो योजना की बात अभी लेने की बात हम लोग कर रहे हैं, देने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अजीब सी आपने बात कही। आपकी सरकार जब थी तो 5 महीने में आप कौन सी योजना लेके आए थे, आपको याद है? देखिए, अगर आप ला नहीं सकते हैं तो लेने का भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, पहले लाना चाहिए उसके बाद वापस लेना चाहिए। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पूर्व की जो सरकार है उसको उनके द्वारा जो भी, देखिए आज अगर कांग्रेस या जेएमएम कोई अच्छी योजना को लाएगा तो उसका हम लोग स्वागत करेंगे। इसमें कोई राजनीति और विरोधाभास नहीं है, हर बात के लिए विरोध करने के लिए हम लोग नहीं है। लेकिन जो योजना सरकार ने दूरगामी सोच के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण, आज आप देखिए अभिषेक जी कि एक महिला के नाम पर अगर कोई संपत्ति उसका पति लेता है और वो संपत्ति की मालकिन बनती है, और मैं हमेशा देखता हूं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कई घरों में छोटी छोटी विवाद को लेके आपस में तू मैं होके वाइफ हस्बैंड का डिवोर्स तक की स्थिति पहुंच जाती है। लेकिन इस तरह की सशक्तिकरण होने से दोनों चेक एंड बैलेंस की स्थिति रहती है। आज परिवार भी बचता है और महिला भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। आज दहेज के मामले में जो फॉल्स भी बहुत समय हम लोग देखते थे कि कभी कभी केस हो जाता था, आज महिला जब मालकिन बनती है तो उसको भी लगता है कि मेरी आधी हिस्सेदारी इस घर में भी है। तो आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ये क्यों बंद कर दिया, मैं ये कह रहा हूं कि आपने 5 महीने में ऐसा कौन कौन सा योजना लाया। अभी
ये महामारी के समय में कई राज्य सरकार, आप अध्ययन कर लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गुजरात हो, वहां की सरकारों ने अपने क्षेत्र के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वहां के मजदूरों के लिए क्या क्या योजना लाई। आज आप देखेंगे कि राशन की जब मैं बात करता था कि भाई जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलना चाहिए, आज 45 दिन के बाद ये योजना चालू हुई। तब तक 45 दिन क्या रहते। तो मेरा ये कहना है कि सारे लोग, सामाजिक लोग, हम लोग जैसे और सभी दल, सभी पार्टी के लोग सहयोग करके गरीबों के पेट में अनाज देने का काम किए। आज मजदूर, अभी हमारे कहीं पर भी आप हाईवे में चले जाइए, पैदल, साइकिल में मजदूर पलायन, मजदूर अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए मजबूर है। क्या राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम वहां पर बॉर्डर में, अपने सीमा क्षेत्र में बसों को लगाएं, जिला को लगाएं और मजदूर को उस जहां भी जाना है उनके बॉर्डर स्थल तक, उनके जिला तक पहुंचाए। इसमें राजनीति की क्या बात है। आज सरकार संवेदनशील है, गरीबों के लिए है, और अगर मजदूर रोड पर है तो उसको बस से भिजवाने का काम किसका है। अब ये भी केंद्र सरकार आके तो बस यहां पर नहीं भिजवाएगी। तो इसके लिए भी थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। अभी के समय राजनीति से उठ के अभी कैसे हमारा मजदूर सुरक्षित रहे, कैसे हम उनकी जान को बचा पाए, कैसे गरीबों के घर में 2 वक्त की रोटी पहुंचे, कैसे उनकी रोजगार की व्यवस्था करें, कैसे किसान के खेत में जो परेशानी हो रही है उस किसान की चिंता करें। तो यही तो हो रहा है। 2.5-3 महीना हो गया जो धान। नवीन जी, अभिषेक जी एक बात सुनिए, 3 महीना पहले 3 महीना पहले अपना किसान अपना मेहनत किया हुआ धान को क्रय केंद्र में, ब्लॉक में जमा किया। आज 3 महीना में राज्य सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, बेचारा करेगा क्या। अब आप इस महामारी में अपना धान, अपना पैसा और सरकार के पास 3 महीना से लंबित है। इस मामले में सभी को पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो किसान मेहनत करके धान आपको बेचा उसका पैसा तो आप दे दीजिए। जो हमारा किसान का फसल आज बर्बाद हो रहा है उसका तो मुआवजा द्वारा कही जाएगी, नवीन जी, निश्चित रूप से उसका जवाब भी सुनने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। चलिए बोलिए जी, बोलिए विनोद जी, बोलिए। नहीं, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार के पास जो राज्य का बकाया पैसा है उसको लाने में अगर माननीय विधायक सहयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती है, तो माननीय विधायक की जो चिंता है वो दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी चिंता नहीं है माननीय विधायक को। माननीय विधायक को जो चिंता है कि उनकी राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति आप देखेंगे कि महामारी के दरमियान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उपवास का कार्यक्रम रखा, धरना का कार्यक्रम रखा। और आज मैं प्रदेश अध्यक्ष की भी बाइट को सुन रहा था, उनकी चिंता है कि बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया। चिंता उनको ये नहीं है कि जो हमारे मजदूर यूपी में पैदल आ रहे हैं, बिहार से पैदल आ रहे हैं, देश के अन्य राज्यों से पैदल आ रहे हैं, वो सकुशल कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसकी चिंता नहीं है उनको। इनको चिंता है कि बॉर्डर पे बस लगी हुई है कि नहीं। शायद इनको मालूम नहीं है कि इस राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया है और ये आप लोगों ने भी अपने चैनल पर दिखाया है कि किस तरह से जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनका किस तरह से थाना में उनका स्वागत हो रहा है। वही बात से उनके खाने की वही बात मैं नवीन जी को भी बताने वाला था। से उनके पैरों में चप्पल दी जा रही है। वही बात मैं नवीन जी को भी बताने वाला था कि बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बयान दिया है कि हर मजदूर को वापस लाना दिख रहा है। अभिषेक जी बोलिए। मैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा विनोद भैया को मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। प्रतिशत की बार आज के समय में कि रेलवे को केंद्र सरकार ने 85% पैसा देने का काम किया, वो उसको प्रमाण दे दे तो मैं वो नवीन जी जो बोलेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। नवीन जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए नवीन जी, कुछ बोल रहे थे आप। देखिए अभिषेक जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि विनोद जी ने जो प्रयास या मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं
वो नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, अगर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक अगर उपवास पर बैठकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए प्रवासी मजदूर के लिए और सरकार का नींद खोलने का काम किए तो ये कोई गुनाह नहीं किए। अभी आपने कहा, मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि जो मजदूर हैं उनको गंतव्य स्थान पहुंचाया जाएगा। मेरे घर के बगल में, सियासी बातचीत के बीच में हमारे साथ धनबाद से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। एक बार अभिषेक का रुख करते हैं, बहुत देर से वो भी खड़े हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक जी, 1 रुपए की रजिस्ट्री बंद हो गई, तमाम बातचीत आप भी सुन रहे हैं, अब पूरी बातचीत सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? देखिए अभिषेक जी, एक मामले में एक बात समझिए, जो फैसला हुआ है उस पूरे संदर्भ को जरा सा आप फरमाएंगे तो गौर से देखेंगे तो इस मामले में पॉपुलैरिटी गेन के लिए ये सारा कुछ किया गया था पिछली सरकार द्वारा। आपको याद होगा कि 2014 में जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आई थी सत्ता में, तो सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट उनको बहुत हासिल हुआ था पॉपुलैरिटी के लिए। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो बिहार में भी नीतीश कुमार ने कई ऐसी योजनाओं को महिलाओं को ध्यान में रख के लाया। उसमें शराबबंदी भी था, क्योंकि उनको पता था कि शराबबंदी किए जाने से महिलाएं खुश होगी और सत्ता में वापसी होगी, और ऐसा हुआ भी। यहाँ भी देखिए तो 2014 की सफलता के बाद उनको लगा, रघुवर जी को, कि चूंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार आई, राज्य में भी आई, और इसीलिए 2017 में नवंबर महीने में ये योजना को उन्होंने लाया। और इस पॉपुलैरिटी गेन के लिए इस योजना को स्पेशली लाया गया था, क्योंकि सबको पता है कि 50 लाख की सीमा कोई छोटी सीमा नहीं होती, बड़ी रकम होती है। और इसमें कहे तो SC ST के जो लोग हैं, OBC के लोग हैं, जो बहुत नीचे के तबके के लोग हैं, वो इतनी बड़ी संपत्ति खरीदते नहीं है। ज्यादातर जो है 5 लाख 7 लाख की संपत्तियां जो है नीचे के लोग खरीदते हैं। तो 50 लाख की संपत्ति में मध्यम वर्ग या उससे ऊपर के लोग को फायदा होगा। अब जानकारी के लिए आपको आश्चर्य होगा कि धनबाद में इसका लाभ सबसे ज्यादा किसने उठाया है? बड़े कॉर्पोरेट बिल्डर्स, उसमें भी मध्यम वर्ग से जो अपर अगर मध्यम क्लास का है उन लोगों ने फायदा उठाया। यहाँ तक कि जो विधायक सांसद है उन लोगों ने फायदा उठाया। खुद मुझे याद है कि एक बार रघुवर जी के कार्यक्रम में धनबाद सांसद PN सिंह ने भरी सभा में कहा था कि रघुवर जी ने आपने जो योजना लाई है उसका लाभ मैंने खुद उठाया है और अपनी बहू के नाम पे 50 लाख रुपए की संपत्ति की रजिस्ट्री कराई है। तो इसका मतलब यह था कि इस योजना का लाभ हुआ। अब नुकसान क्या हो रहा था? 1296 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ राजस्व का। अगर कहें तो ये प्रति करीब 400 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अकेले धनबाद की बात करें तो यहाँ पे 150 से 200 रजिस्ट्री होती है प्रत्येक माह। अब अंदाजा करिए कि पर मंथ यहाँ पे 4.5 से 5 करोड़ का यहाँ पे राजस्व आता था, ये घटकर हो गया था 2.5 करोड़। तो नुकसान इसमें ज्यादा था और फायदा जो था वो बड़े लोग ज्यादा उठा रहे थे। तो आज हेमंत सरकार के द्वारा जब ये फैसला किया गया, क्योंकि ऐसे भी राजस्व घट गया है, पिछले बार ही खजाना खाली हो गया था रघुवर जी के टाइम में, तो हालात बहुत ज्यादा बुरा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया अभिषेक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, और शायद राजीव जी इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं। राजीव जी, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे थे। नहीं, मैंने वही चीजों को रखा था जिसको अभी भाई धनबाद से जो बोल रहे हैं अभिषेक जी, मैं उनकी बातों को लेता हूं। मैंने तो पहले ही कहा कि हम अभी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और वो भी चीज जांच के दायरे में है और निश्चित रूप से उस पर भी चर्चा होगी। सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो पूरे फाइल के सापेक्ष में निर्णय लिया जाता है कि आखिर हम कर रहे हैं क्या। रही बात मौजूदा महागठबंधन सरकार के द्वारा जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को यहां लाने का जो प्रबंधन किया गया, पूरे देश के लोगों ने उसको सराहा जी। पूरे देश की मीडिया ने इस बात का शाबाशी देने का काम किया कि झारखंड सरकार ने बहुत ही शानदार इंतजाम किया है और प्रवासियों को लेकर के वहां यहाँ लाने का। लेकिन इसमें भी राजनीति, कभी रेल मंत्री के द्वारा गलत बयानी, और उनके ही सांसद निशिकांत दुबे जिनका बाइट आप चला रहे थे, ऋषिकेश जी दिल्ली से लिए, अभी ये कह दिए कि 85% हम दिए, और निशिकांत दुबे जी बोलते हैं कि नहीं वो LNT के मजदूर थे, LNT वालों ने पैसा दिया। तो भैया जब ये जानकारी आपको नहीं है और उसका भी पूरा श्रेय कि नहीं वो तेलंगाना सरकार की पहल पर हुआ, मुझे ये बता दिया जाए कि लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसी राज्य की सीमा में अगर प्रवेश करती है तो राज्य सरकार की सहमति या NOC के बगैर कर सकती है क्या?
तो राज्य सरकार का पूरा प्रबंधन इस विषय पर कितना गंभीर था वो उसके प्रयास से दिख रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं टीवी में सभी राज्यों में। हम उसकी तुलना नहीं करना चाहते थे या क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं है। मैं तो रही बात किसी पूर्ववर्ती सरकार की योजना की, तो जिस प्रकार से देश की संसद में मनरेगा जैसी योजना जो दूरदर्शिता का इधर उधर की उपयोग नहीं, मैं अभी मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या हमारे माननीय विधायक जी के पास इसका आंकड़ा है कि 1 रुपए की रजिस्ट्री का फायदा कितनी बीपीएल महिलाओं ने लिया, कितनी एससी एसटी महिलाओं ने लिया, कितनी पिछड़ी महिलाओं ने लिया? क्या इसका फायदा चेहरा चमकाने से ज्यादा अब तक सामने आया? और कितने का बैनर और पोस्टर और होर्डिंग टंगा यहां से लेके पूरे देश स्तर पे इस योजना का भी जो इवेंट मैनेजमेंट चलता था पिछली सरकार में, मैंने योजना तो कम कहिए, और हम लोगों को कहा जा रहा है कि 5 महीने में आपने क्या किया? भाई दिसंबर में सरकार बनी, खजाना खाली आपने दिया, वित्तीय प्रबंधन करते करते जब बजट पेश किया गया कोरोना महामारी चली आई। अब हम इसका प्रबंधन करें कि अभी योजना लेकर के हम लोगों ने बजटीय प्रावधान किया ही है, लेकिन पहले कोरोना का संकट काल थोड़ा सिमटे, खौफ का वातावरण दूर हो, लोगों के कारोबार चले और राज्य का राजस्व अपनी गति से जो अभी एकदम पूरी तरह से शिथिल पड़ चुका है वो आ जाए, तब हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। बात से अभिषेक जी को आपने सुना होगा, माननीय सांसद आपके पीएन सिंह साहब का उदाहरण दिया उन्होंने। अब आपका जवाब हम सुनना चाहेंगे, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। देखिए अभिषेक जी और हमारे मित्र राजीव जी ने कहा कि अगर विधायक का या सांसद का या मिडिल क्लास का या गरीब का किसी के भी पत्नी के नाम पर होता है, क्या वो इस झारखंड का निवासी नहीं है? क्या वो झारखंड में प्रॉपर्टी उसको कोई हक नहीं है? तो अगर 2 लाख लोगों को, 2 लाख महिलाओं को ये योजना का लाभ मिला तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? आज अभी आपने अभिषेक जी कहा कि मैं मध्यवर्गीय परिवार से आता हूं, मुझे क्या लाभ मिलेगा? अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर एक फ्लैट लिए और 3 लाख रुपया सरकार की योजना के चलते आपका बच गया, तो ये आप तो बहुत इसके पहले महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री नहीं होती थी और आगे मैंने इस योजना के आने के बाद ही महिलाओं को सम्मान मिला क्या? होती थी, आज होती भी थी और आगे भी होती रहेगी, लेकिन 2 लाख परिवार इसके बेनिफिशियरी रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज आप ने कहा कि मजदूर को नहीं है, कभी कभी कठोर फैसले लिए जाने पड़ते हैं। अरे आज लोग महिला विरोधी नहीं है, आप कठोर फैसले ले। आज आप देखिए, आप बहुत पहले का बात नहीं जाइए, बगल में बिहार में 200 से ज्यादा ट्रेनें आई, झारखंड में 44 ट्रेन आई। हम बोलते हैं कि 10 लाख मजदूर हमारे बाहर है और 44 ट्रेन में आपका कि 40-50 हजार मजदूर आए, 9.5 लाख ये राज्य सरकार कब बुलाएगी? इस पर आप जवाब दे दें। बयानी न कीजिए। 106 ट्रेन आ चुकी है, 44 ट्रेन नहीं आई है, आपको जानकारी नहीं है तो उसको जानकारी को सुधार लीजिए। राजीव जी, आज अब आपकी बात को भी अगर हम मान लें तो 1 लाख अभी मजदूर आ गए आपके हिसाब से, तो और 9 लाख मजदूर कब आएंगे जो रोड पर लाचार विवश होकर पैदल निकल गए, साइकिल में निकल गए? विनोद जी से बसों से भी लोग आ रहे हैं। विनोद जी, अरे भैया आप एक चीज देखिए, अभी बगल में मैं आपको चल के दिखा दूंगा, तेलंगाना से 35 मजदूर बगल में यहाँ पर डोरंडा बंगला स्कूल में आके उनको आज ठहराया गया और संस्था के द्वारा कल उनको दुमका भेजा जाएगा। इससे बड़ा नवीन जी से कुछ पूछना चाह रहे हैं। सरकार का जो सहयोग राज्य सरकार को मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है? इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से यहां पर प्रवासी लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं माननीय विधायक जी को बता देना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने सभी ट्रेनों का भुगतान किया है, जितने भी लोग आ रहे हैं उसका भुगतान किया गया है। और केंद्र सरकार की भूमिका सिर्फ वही है कि जो हम लोग कभी कभी टैक्सी भाड़े पर लेते हैं और उस टैक्सी मालिक को हम पैसा दे करके उसका उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार की भूमिका है। इसके अलावा केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। और मैं माननीय विधायक को यह भी बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने तो हवाई जहाज का भी रिक्विजिशन दिया है। हमारे 319 मजदूर अंडमान और निकोबार में फंसे हुए हैं,
उनको भी लाने की दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। और सिर्फ मजदूर ही नहीं, वैसे लोग भी जो वहां गए हुए थे किसी काम से, वो लोग भी फंसे हुए हैं। इसलिए हम लोग हवाई जहाज का भी मांग कर रहे हैं, उसका रिक्विजिशन भी दिया गया है और उसका पैसा भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन माननीय विधायक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहा है। हम पैसे का भुगतान कर रहे हैं और उसके एवज में केंद्र सरकार द्वारा रेल की सुविधा दी जा रही है। नवीन जी, मैंने शायद विनोद जी को शायद ये सुनने में गलतफहमी हुई। मैंने ये कहा कि जो राज्य सरकार का जो दायित्व है उसमें कमी अगर है और अगर मैं ध्यान आकृष्ट कराता हूं तो बड़े भाई को मेरी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए अगर मान लीजिए कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, 10 लाख मजदूर हमारे झारखंड से बाहर है, आपका जो बेहतर सुझाव होगा माननीय विधायक जी, उसको सरकार भी मानने के लिए तैयार है। तो बाकी जो बचे हुए 8.5 लाख मजदूर हैं उनको आप प्लेन से लाएं, बस से लाएं, ट्रेन से लाएं, हेलीकॉप्टर से लाएं। ये तो राज्य सरकार की जवाबदेही है, इसमें आप और हम पीछे नहीं हट सकते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा आज जो जवाबदेही है और जिम्मेवारी है, इसको समय पर अगर नहीं किया जाएगा तो आज मजदूर पलायन जहां पर किए उस राज्य से पैदल निकल गए। नहीं तो आज देखिए ये बातें जो आप कह रहे हैं बगल में 35 ये बातें जो आप कह रहे हैं नवीन जी, ये बातें जो आप कह रहे हैं ये तो बराबर लागू होती है ना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए। जवाबदेही तो दोनों की है ना। देखिए कि रेलवे मंत्रालय ने साफ शब्द में कहा कि 85% सब्सिडी दिया जा रहा है। आज तक रेलवे मंत्रालय ये नहीं बता, लेकिन आज तक रेलवे मंत्रालय ये नहीं बता पाया कि किराया लिया किसने। आज तक ये सामने तो आ जाना चाहिए था कि या तो राज्य ने लिया किराया या लिया किराया, और 50 रुपया अतिरिक्त किराया भी किसने लिया। वही पूछ रहा हूं मैं कि अब तक ये सामने आ जाना चाहिए था ना कि भाई किराया लिया किसने, उसे पकड़ करके जेल में डालिए जिसने किराया लिया है। आप एक बात मेरी बात सुनेंगे तो हम समझा पाएंगे। सब्सिडी देने की मैं बोलूं आज देने की बात तो आज 15% जो राज्य सरकार को देना था, जैसे बिहार सरकार बगल में है, उन्होंने कहा कि मैं फिर उस मजदूर जो वहां छोड़िए, हम मुद्दे से भटकते नहीं है। छोड़िए हम वापस से 1 रुपए की रजिस्ट्री पर आ जाते हैं। देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारे पास लास्ट 4 मिनट बहुत ज्यादा है, अगर हैं तो 4 मिनट होंगे। तो नवीन जी, फाइनल कमेंट्स आपकी तरफ से चाहेंगे। 1 रुपए की रजिस्ट्री बंद, राज्य सरकार ने इसे बंद करने की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है, क्या कहना है फाइनल कमेंट्स के रूप में कहिए। देखिए राज्य सरकार सभी अच्छी योजनाओं को फटाफट बंद कर रही है। किसानों का मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना जो 5,000 रुपया प्रति एकड़ था उसको बंद कर दिए। आज महिला सशक्तिकरण के लिए जो महिलाएं स्वावलंबी हो रही थी उसको बंद कर दिए। केवल बंद करने का सिलसिला चल रहा है, खुलने का सिलसिला यानी आपको चालू होने का सिलसिला चाहिए, यानी आपको चालू होने का सिलसिला चाहिए। राजीव जी फाइनल कमेंट। अब स्वाभाविक है राजीव जी फाइनल कमेंट्स, उन्हें चालू होने का सिलसिला, बंद से ऐतराज नहीं है, चालू होने का सिलसिला चाहिए। देखिए निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि खौफ को जरा थमने दीजिए। और जब राज्य सरकार जब पूरी तरह से जब लॉकडाउन में जब कल क्या MHA की गाइडलाइंस आ रही है उसके आधार पर राज्य सरकार का जो निर्णय होगा, जब यहाँ के लोगों का बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, कल कारखाने खुलेंगे, रोजमर्रा की जीवन जो है सामान्य हो जाएगी, तो राज्य का राजस्व भी आएगा। राज्य की जो योजनाएं हैं उसका तो प्रकटीकरण हम लोगों ने सदन के अंदर में ही कर दिया कि हमारी साल भर चलने वाली योजनाएं क्या है। और माननीय तो उस सदन के अंदर बैठते हैं, उनके पास तो पूरा का पूरा बजट है, फिर योजनाओं को लेकर के हम यहाँ बेकार में समय जाया कर रहे हैं। चलिए विनोद जी फाइनल कमेंट्स। जी अभिषेक जी, मैं माननीय विधायक जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपकी जो चिंता है, आपका जो सकारात्मक सुझाव है, उस सुझाव को सरकार बिल्कुल अपनाने का काम करेगी। लेकिन आपसे एक निवेदन ये भी है कि इस महामारी के समय में सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, आप कृपया उसमें सहयोग करने का काम करें और केंद्र सरकार के ऊपर में दबाव डाल करके राज्य का जो बकाया पैसा है उसको लाने में आप सहयोग करें,
तो आपकी चिंता भी दूर होगी और राज्य भी बेहतरी की ओर जाएगा। राज्य का हक दिलवाएं। चलिए अभिषेक, वक्त कम है, माफी चाहूंगा, आपको कम समय दे पाया मैं इसके लिए भी, लेकिन फाइनल कमेंट्स आपकी तरफ से भी। देखिए, एक बात सीधा है, क्योंकि इस वक्त में राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए जो जरूरी था हेमंत सोरेन सरकार द्वारा वही कदम उठाया गया, और ये बेहतर है, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए जनमानस को फायदा पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। और एक बात ये समझिए कि जो 50 लाख रुपए की संपत्ति खरीद सकता है वो 2 से 2.5 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क जरूर खरीद सकता है। इसलिए सरकार ने जो फैसला लिया है वो थोड़ा नुकसान है, लेकिन फायदा ज्यादा है इस वक्त में, यही जरूरी था। चलिए, तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम चर्चा में शरीक हुए। इस बातचीत का जो लब्बो लुआब था वो यही निकला है कि योजनाएं बंद हुई, कोई बात नहीं, योजनाएं बंद हो जाती हैं, लेकिन इन योजनाओं के बदले में कुछ नई ऐसी योजनाएं सामने आनी चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, जिन योजनाओं का आम जन को फायदा मिले, क्योंकि ये कठिन वक्त है और हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हम और आप सब लोग मिलकर के इस कठिन वक्त को हरा देंगे, क्योंकि मुश्किलों को हराने के लिए तो झारखंड जाना जाता है। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।